हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो ये है हमारे रिएक्ट की सेकंड वीडियो और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रिएक्ट का फाइल स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे उसमें हम लोग कौन कौन सी फाइल्स ऐड करते हैं या किस फाइल का क्या काम होता है। ओके, तो चलिए अपने वीस कोड पे चलते हैं। ये था हमारा लास्ट प्रोजेक्ट जो कि हमने लास्ट वीडियो में बनाया था। ओके, तो ये पहला फोल्डर होता है नोड मॉड्यूल। तो मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, एनपीएम क्या होता है। पहले तो एनपीएम अगर आप लोग समझ जाएंगे तो फिर आपको पता चल जाए कि अ, हमारे नोड मॉड्यूल का क्या काम है या पैकेट डॉट जेसन का यहाँ क्या काम है, पैकेट लॉग डॉट जेसन का क्या काम है। कि एनपीएम से ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, तो मैं समझा देता हूँ। एनपीएम एक ऐसा स्टोरेज या एक ऐसा वेबसाइट है हमारे गूगल पर जो कि सारे के सारे पैकेजेस को, या आप बोल सकते हैं कोई लाइब्रेरी हो गया, कोई फंक्शन हो गया, कोई मॉडल हो गया, कुछ भी जो भी डेवलपर्स ने, जावास्क्रिप्ट के डेवलपर्स ने कोई भी चीज बनाई हुई है उसको इसने क्या किया, एनपीएम के अंदर जाके अपलोड कर दिया है। ठीक है, एनपीएम पे आके हम लोग अपने सारे के सारे लॉजिक फंक्शन कुछ भी हम लोग ने बनाया दूसरों की हेल्प करने के लिए, तो वो लोग वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। तो जैसे कि रिएक्ट भी एक लाइब्रेरी है जो कि फेसबुक ने बनाई है, तो फेसबुक ने भी क्या कर दिया, रिएक्ट की लाइब्रेरी को यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया है। ठीक है, एक अब ये लोग मतलब की लाइब्रेरी तो यहाँ पे इन लोगों ने डाल दी है। अब हम लोग उसे यूज कैसे करें? तो ये लोग कुछ कमांड देते हैं, जैसे कि यहाँ पर दे दी गया npm i react। और इस कमांड को जब हम लोग अपने इस टर्मिनल पे चलाते हैं, सपोज npm i, अभी तो मैं मेरे पास रिएक्ट पहले से ही है, सपोज एक्सियोस की एक लाइब्रेरी है, ठीक है, जो कि npm में ही मिलती है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, एक्सियोस सर्च। ये देखिए एक्सियोस की यहाँ पर मुझे लाइब्रेरी मिल गया। तो ये npm एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे सारे डेवलपर्स कुछ ना कुछ लाइब्रेरी, कुछ ना कुछ फंक्शन, कुछ ना कुछ मॉड्यूल बना के रखते हैं। ठीक है, हम लोग को क्या करना होता है, उन चीजों को डाउनलोड करना होता है। तो हम लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, अपने ब्राउजर पर आके लिखते हैं npm i मीन्स इंस्टॉल, npm इंस्टॉल, और यहाँ पर अपने पैकेज का नेम। ठीक है, पैकेज नेम। ठीक है, तो ये काम होता है npm का। ठीक है, अब npm से हम लोग जो भी मॉड्यूल इंस्टॉल करते हैं वो जाता कहाँ होगा, तो हम लोग जितने भी मॉड्यूल इंस्टॉल करते हैं तो वो सब चला जाता है हमारे नोड मॉड्यूल फोल्डर के अंदर। ठीक है, इस फोल्डर को हमें कभी भी चेंज नहीं करना होता है, क्योंकि हम भले चेंज कर ले, अगली बार जब हम लोग फिर से npm इंस्टॉल करेंगे तो वो जो कोड पहले था वो पहले वाला ही आ जाएगा। तो इसके अंदर अभी कभी भी हम लोग को चेंज करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है और चेंज भी नहीं करते हम लोग। ठीक है, अब इसके अंदर हद से ज्यादा फाइल्स थी, करीबन अगर मैंने ये जो प्रोजेक्ट बनाया है इसी के अंदर 50-60 हजार के ऊपर फाइल्स या फोल्डर्स आ गए होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें इतने ज्यादा फाइल्स क्यों होते हैं? हो सकता है मैंने कोई मॉड्यूल डाउनलोड किया है, वो मॉड्यूल एनपीएम का कोई और मॉड्यूल इस्तेमाल करता हो अपने पूरे फंक्शनैलिटी को ऐड करने के लिए, वो मॉड्यूल किसी और का इस्तेमाल करता हो। तो इस तरीके से कभी 10-12 डिपेंडेंसी भी निकल जाती है, मतलब कि एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पर डिपेंड है, दूसरा मॉड्यूल तीसरे मॉड्यूल पर डिपेंड है। इसको बोलते हैं बेसिकली डिपेंडेंसी, क्या आपका जो प्रोजेक्ट है वो किस डिपेंडेंसी पे या किस मॉड्यूल पे चल रहा है। ठीक है, अगर आपका प्रोजेक्ट किसी चीज के ऊपर डिपेंड करता है तो वो जो दूसरा चीज है वो आपकी डिपेंडेंसी होगी, तो डिपेंडेंसी हम लोग इसे बोलते हैं। ठीक है? तो नोड नोड मॉड्यूल को हम लोग पता चल गया, जो भी हम लोग पैकेज अपने npm से इंस्टॉल करते हैं वो सारा का सारा नोड मॉड्यूल फोल्डर के अंदर आता है। अगला आता है पब्लिक फोल्डर। पब्लिक फोल्डर के अंदर कुछ चीजें आती हैं जो कि पब्लिक फोल्डर बेसिकली दिखाते क्या है, जो भी चीजें हम लोग अपने वेब पे दिखानी है, अपने ब्राउजर पे दिखानी है, वो सारी चीजें हम लोगों को पब्लिक में रखना होता है। ठीक है, सपोज पब्लिक में क्या है, ये मेरा फैब आइकन है। ठीक है, जो ये मेरे वेबसाइट के सपोज एक लोगो हो गया, ये मेरा एक फैब आइकन हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पर दिखा दूंगा। ये देखिए ये आइकन आपको दिख रहा है, ये आइकन सेम आपको यहाँ भी दिख रहा है। आगे एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल होती है पब्लिक के अंदर। हमारे पूरे के पूरे रिएक्ट ऐप में बस एक ही एचटीएमएल की फाइल होती है जो कि एट द एंड लोड होती है। ठीक है, आप यहाँ पर एक डिफ देख रहे हैं, इस डिफ के अंदर ही सारी की सारी चीजें अपेंड की जाती हैं। ठीक है, अब भी मैंने सोर्स के अंदर कुछ कोड लिख के रखा होगा या बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट ने ये कोड लिख के भेजा हुआ है, तो एट द एंड वो सारा का सारा जावास्क्रिप्ट का कोड एक एचटीएमएल में कन्वर्ट हो जाएगा और इस डिव के अंदर अपेंड हो जाएगा। तो अगर मैं इसको भी इंस्पेक्ट करके दिखाऊं ना, तो देखिए मेरे पास क्या आ रहा है इसमें। ये देखिए बस एक रूट एलिमेंट आ रहा है, ये जो मेरा रूट वाला डिव है बस एक यही दिख रहा है मुझे। ठीक है, और कोई कोड नहीं है। इसके अंदर बाकी सारे चाइल्ड आ गए हैं। ठीक है, डिव आ गया है, हेडर आ गया है, पी टैग आ गया है, और भी बाकी सारी चीजें। मतलब कि एक हमारे रिएक्ट में बस एक ही एचटीएमएल फाइल होती है और उसमें बस एक ही सिंगल डिव लिखा जाता है। ठीक है, इसके अंदर अब हम लोग बाकी चीजें अपेंड करते जाते हैं, और अपेंड हम लोग को कुछ नहीं करना है, वो जावास्क्रिप्ट
मीन्स हम लोग का रिएक्ट खुद खुद ब खुद करता है, ठीक है। उसके बाद इन लोगों ने कुछ लोगों की फोटोज रखी हैं कि अलग अलग डिवाइस के साइज के लिए अलग अलग मैं लोगो दिखा दूंगा। आगे अब रोबोट डॉट टी इस फाइल का क्या काम होता है? ये बेसिकली हमको बताता है कि आपको कौन से पेज में जाने की परमिट है, कौन से पेज में जाने की परमिट नहीं है, ठीक है। अगला हमारा मैनिफेस्ट डॉट जेसन। जब हम लोग बेसिकली इसमें हम लोग अपनी वेबसाइट की पूरी पूरी डिटेल बताते हैं। जब हम लोग अपनी वेबसाइट का परफॉर्मेंस चेक करेंगे, या गूगल जब हमारी परफॉर्मेंस चेक करेगा, या गूगल हम जब हमारी वेबसाइट को रीड करेगा, जब भी कोई सर्च इंजन पे सर्च कर दिया किसी ने ईबीएस टेक, ठीक है, जब मेरा वेबसाइट लोड होगा ना उधर, तो मैनिफेस्ट डॉट जेसन फाइल रीड होती है कि आपकी वेबसाइट का नेम क्या है, शॉर्ट नेम क्या है, आइकन कौन कौन से आपने इस्तेमाल किए हैं, स्टार्टिंग यूआरएल आपका क्या है, वो सारी डिटेल हम लोग पहले ही बता देते हैं, ताकि हमारी सर्च इंजन अच्छे से चले, ठीक है, एसईओ अच्छा हो जाए, परफॉर्मेंस अच्छी हो, फास्ट हो, ठीक है। पब्लिक फोल्डर बस इतना ही था। सोर्स में जाने से पहले ये छोटी छोटी कुछ चीजों को समझ लेते हैं। गिट इग्नोर एक ऐसी फाइल होती है जब भी जो कि हमारी हेल्प करती है कोई भी अनवांटेड फाइल्स को गिटहब में ना भेजने के लिए, ठीक है। सपोज ये नोड मॉड्यूल्स है, इसको मैं जब चाहे तब डाउनलोड कर सकता हूँ, बस एक कमांड लिख के npm। तो ये मॉड्यूल हम लोग गिटहब पे नहीं भेजना चाहेंगे और इसका कोई यूज भी नहीं होता है। तो एक गिट इग्नोर फाइल बनती है जिसके अंदर हम लोग को अपने मॉड्यूल का नाम बताना होता है या अपने फोल्डर का नाम बताना होता है कि ये जो फाइल्स हैं या ये जो फोल्डर है ये मेरे गिटहब पर ना जाए, वो बेकार में मेरा टाइम वेस्ट करेंगी, एक तो वहां जाने में, ऊपर से गिटहब का स्टोरेज भी बढ़ेगा बेकार में, ठीक है। अगला क्या होता है? पैकेट लॉग डॉट जेसन, और दूसरा होता है पैकेट डॉट जेसन। तो पैकेट डॉट जेसन को पहले समझते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी आपको एक चीज समझाई थी, एनपीएम, ठीक है। एनपीएम से मैं कोई भी चीज डाउनलोड करता हूँ, वो सारे के सारे पैकेजेस कहाँ चले जाते हैं? मेरे नोड मॉड्यूल के अंदर, ठीक है। वो सारे के सारे जितने भी फोल्डर आने थे सब इसके अंदर आ गए। पर हमको कैसे पता चलेगा कि हमने उन्होंने कौन कौन से पैकेजेस को डाउनलोड किया है? तो उसके लिए पैकेट डॉट जेसन एक फाइल होती है जो कि कुछ डिटेल, पहले बेसिक डिटेल होल्ड करती है, जैसे कि हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, कौन सा वर्जन चल रहा है हमारे प्रोजेक्ट का, ठीक है। उसका डिपेंडेंसीज आती हैं, मतलब कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो कौन कौन से डिपेंडेंसी पे डिपेंड करता है, या आपका जो प्रोजेक्ट है कौन कौन से मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करता है। तो एनपीएम से बाय डिफॉल्ट ये इंस्टॉल हो गया, ये इंस्टॉल हो गया है। जब भी हम लोग रिएक्ट का ऐप बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट कुछ चीजें इंस्टॉल हो जाती है, या रिएक्ट खुद से इंस्टॉल करता है, ठीक है, क्योंकि रिएक्ट उसके ऊपर खुद से डिपेंड होता है। तो यहाँ पर हम लोग को सारे के सारे के जो भी मॉड्यूल है उन सभी का नाम दिख जाता है कि ये मॉड्यूल्स आपका इंस्टॉल किया गया है आपके प्रोजेक्ट में, ठीक है। ये डिपेंडेंसी हो गया। कुछ हमारे पास होता है एक डेव डिपेंडेंसी, ठीक है। डिपेंडेंसी और डेव डिपेंडेंसी में क्या डिफरेंस होता है? बेसिकली बहुत बार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि डिपेंडेंसी और डेव डिपेंडेंसी में क्या डिफरेंस है। तो डेव डिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी में ये डिफरेंस होता है कि ये जो डिपेंडेंसी में हमारा जो भी पैकेज है वो हम लोग को हर जगह चाहिए, प्रोडक्शन में भी, डेवलपमेंट में भी चाहिए, मतलब कि जब हम लोग अपना कोड लिख रहे हैं, और प्रोडक्शन में भी चाहिए, मतलब कि जब हमारा प्रोजेक्ट लाइव जा चुका है तब भी हमको इस मॉड्यूल की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। डेव डिपेंडेंसी में क्या है? हम लोग ऐसे मॉड्यूल को इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं जो कि बस डेवलपमेंट के लिए हमारी हेल्प करेगा। सपोज नोडमॉन हो गया, नोडमॉन एक ऐसा मॉड्यूल है जो कि हमारे बार बार पेज को रिफ्रेश करता है जब भी हम लोग अपने फाइल को चेंज करें तो, या हमारे सर्वर को रिस्टार्ट करता है, ठीक है। वैसे उसे समझने की जरूरत नहीं है, ये मेरा नोड का एक पैकेज था, बट एग्जाम्पल के लिए मैंने समझाया, ठीक है। तो उस मॉड्यूल की मुझे लाइव पे कोई जरूरत नहीं है, लाइव पे तो मेरा मेन सर्वर चलेगा, ठीक है। तो मैं कुछ चाहता हूँ कि मेरे कुछ ऐसे मॉड्यूल होंगे या कुछ ऐसे पैकेज होंगे, बस उनकी मुझे जरूरत डेवलपमेंट के काम में होगी, जो कि हमारी हेल्प करेंगी थोड़ी सी कि मैं अपना डेवलपमेंट फास्ट कर सकूं, और कुछ भी नहीं, उसका हमारे प्रोजेक्ट से और कोई रिलेशन नहीं होगा। तो वो सारे मॉड्यूल्स मैं अपने डिपेंडेंसी के अंदर डाल दूंगा, और बाकी जो इंपॉर्टेंट डिपेंडेंसीज है या पैकेजेस है उसको मैं डिपेंडेंसी के अंदर डाल दूंगा। आगे क्या होता है? इसमें स्क्रिप्ट लिखी जाती है। स्क्रिप्ट क्या, कि आप कौन सा कमांड लिखेंगे कि आपका जो रिएक्ट ऐप है वो चालू होगा। जैसे कि मैंने अभी npm स्टार्ट लिखा था, तो npm स्टार्ट जैसे ही मैंने लिखा उसने इसको पकड़ा होगा। स्क्रिप्ट आप कौन कौन सी इस्तेमाल करिए? जैसे ही मैं npm का स्टार्ट लिखूंगा तो वो ये वाला कमांड चलाएगा और मेरे प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देगा। अगर मैं npm बिल्ड लिखूंगा तो वो मेरे ऐप का बिल्ड बना देगा, ठीक है। टेस्ट के लिए अगर मुझे अपने वेबसाइट को टेस्ट करना हो तो मैं npm टेस्ट लिखूंगा, तो ये ऑटोमेटिक मेरे इस कमांड को चलाएगा और मेरे सारे फाइल्स को टेस्ट कर लेगा, ठीक है। और इसमें कुछ चीजें होती हैं छोटी मोटी, बट बेसिक इतनी ही थी, और कोई इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर नहीं बची है, ठीक है। यहाँ पे ESLint है। ESLint बेसिकली आपका देखता है कि आपकी कोड क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं है, बस। अब चलिए पैकेट लॉग डॉट जेसन समझते हैं क्या होता है। जो भी डिपेंडेंसी हम लोग ने यहाँ पर इंस्टॉल की है, ठीक है, हो सकता है ये डिपेंडेंसी भी कोई और डिपेंडेंसी का इस्तेमाल करता हो, या यहाँ पे तो बस हमारे पास नाम ही लिखा ना, नेम और वर्जन दे दिया है। तो इन सभी की अपग्रेडेड डिटेल्स और पूरी फुल डिटेल्स हम लोग को मिल जाती है
पैकेट लॉग डॉट जेसन में। सपोज यहाँ पर मेरा कोई दूसरा मॉड्यूल है, ठीक है, रीमैपिंग का मेरे पास एक मॉड्यूल है, यहाँ पे मुझे इसका वर्जन भी मिल जाएगा, पता भी चल जाएगा कि ये कहाँ से डाउनलोड हुआ है, ये कितने डिपेंडेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, इसकी खुद की कितनी डिपेंडेंसी है वो पता चल जाएगा, या कौन से ये इंजन पे काम करेगा, नोड के कौन से वर्जन पे काम करेगा। तो हमारा जो पैकेज था पैकेज डॉट जेसन में क्या हुआ था, हम लोग को बस मॉड्यूल की कुछ बेसिक डिटेल, वर्जन पता चल गया, ना पता चल गया, अब उनकी जो स्पेसिफिकेशन है या और एग्जैक्ट डिटेल हम लोग को पैकेट लॉग डॉट जेसन में देखने को मिलती है। तो पैकेट डॉट जेसन और पैकेट लॉग डॉट जेसन में ये डिफरेंस भी होता है। तो कई बार आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि पैकेट डॉट जेसन और पैकेट लॉग डॉट जेसन में क्या डिफरेंस है। अगला रीडमी डॉट एमडी फाइल क्या होती है। बेसिकली इसमें हम लोग इसको हम लोग खुद से लिखते हैं, बट रिएक्ट ने खुद से ठीक ठाक डॉक्यूमेंटेशन लिख के दे दिया है। इसमें हम लोग बेसिकली एक डॉक्यूमेंटेशन दे देते हैं कि हम लोग बताते हैं कि आपको अगर हमारा रिएक्ट का ऐप चलाना है तो आपको ये कमांड चलाना पड़ेगा, ठीक है, आपका जो बाय डिफॉल्ट ऐप है वो 3,000 पे चलेगा, 3,000 होस्ट पे। अगर आपको टेस्ट करना तो ये कमांड चला दीजिए, बिल्ड बनानी तो ये कमांड चला दीजिए। बेसिकली हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देते हैं और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो बस ये इतना था। अब सोर्स के अंदर चलते हैं। तो ये सीएसएस फाइल आप जानते ही हैं, सीएसएस लिखने के लिए है। और आई थिंक मुझे नीचे से स्टार्ट करना चाहिए। सेटअप डॉट टेस्ट, जब भी आपका प्रोजेक्ट खत्म हो जाए ना, पूरा रेडी हो जाए, तो आपको उसमें कुछ टेस्टिंग भी करनी होगी, ताकि चेक कर सकें कि आपका जो भी कंपोनेंट है या कोई भी पेज है वो सही से काम कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए कोई भी कॉन्फ़िगरेशन है तो वो हम लोग इस फाइल में करते हैं, सेटअप टेस्ट डॉट जेएस में। उसके बाद रिपोर्ट वेब वाइटल्स, ये बेसिकली हमारे वेबसाइट का एक रिपोर्ट निकालता है, और सबसे ज्यादा ये फोकस करता है कि आपकी वेबसाइट कितनी तेज चली है। और ये सारी डिटेल गूगल को चाहिए होती है, उसके अकॉर्डिंग वो हमको रेकमेंड भी करता है। बेसिकली हमारे वेबसाइट की परफॉर्मेंस, यूजर एक्सपीरियंस को पता करता है कि कैसा चल रहा है आपका, ठीक है, इसका इतना सा काम होता है। लोगो डॉट एसवीजी, आप यहाँ पर जो मेरा ये लोगो देख रहे हैं वो बस क्रिएट किया गया है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं, ठीक है, ये मेरा एक इमेज ही है। बाकी अब इसमें आता है एक इंडेक्स डॉट जीएस, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फाइल यही है, ठीक है। ये क्या काम करता है, बेसिकली ये हमारे एचटीएमएल एलिमेंट को पकड़ता है, इस वाले डिव को पकड़ता है, ठीक है। और ये क्या काम करता है, यहाँ पर इसने पकड़ लिया, उसके बाद इसने इसका एक वर्चुअल डॉम बना दिया, ठीक है। वर्चुअल डॉम के बारे में मैंने आपको बताया हुआ था कि जो रिएक्ट वर्चुअल डॉम क्रिएट करता है, तो यहाँ पर इसने एक वर्चुअल डॉम बना दिया। अब वर्चुअल डॉम के अंदर ये क्या कर रहा है, अपने एक फंक्शन को ऐड कर रहा है। यहाँ पर बेसिकली एक एचटीएमएल है, ये रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड इसलिए लिखा गया है ताकि जो हमारा रिएक्ट है वो आराम से बार बार, दो बार पहली बात तो रेंडर हो, ऐसा ना हो कि कहीं पे कोड छूट गया हो, या ऐसा ना हो कि कोई कोड रीड ना हो पाया हो, ठीक है, या हम लोग कुछ टेक्स्ट की मिस्टेक ना करें, इन सब चीजों के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली जैसे कि हमारा जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिक्ट मोड होता था ना, ये बस ये वैसा ही है, और कुछ नहीं। और यहाँ पर मैं ऐप की जगह लिख दूं अगर H1 टैग, H1 हेलो, तो देखिए मेरा ये जो ब्राउजर है अब इसमें हेलो दिख रहा है, ठीक है। ये जो मेरा ऐप डॉट जेएस फाइल आपको दिख रहा था यहाँ पर, वो बेसिकली एक ऐसा फंक्शन था जो कि एचटीएमएल कुछ रिटर्न कर रहा था। कौन सा एचटीएमएल, ये वाला एचटीएमएल जिसके अंदर कुछ बैकग्राउंड कलर है, कुछ इमेज है, कुछ टेक्स्ट है, कुछ लिंक है, ठीक है। बेसिकली ऐप डॉट जेएस को भी मैं दिखा दूंगा। तो रूट डॉट रेंडर क्या काम होता है, बेसिकली अगर आप इसे अपनी देसी भाषा में समझना चाहें तो रूट डॉट अपेंड, सपोज मैंने एक एलिमेंट को पकड़ के रखा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी रूट, अब रूट डॉट अपेंड रेंड, यहाँ पर रूट डॉट अपेंड हो गया, अब इसके अंदर अपना एचटीएमएल डाल दिया। एचटीएमएल की जगह हम लोग ने क्या कर दिया, एक फंक्शन को डाल दिया। और बेसिकली आप हम लोग इसको बोलते हैं रिएक्ट में कंपोनेंट, हम लोग ने एक कंपोनेंट भेज दिया। कंपोनेंट के अंदर बेसिकली हम लोग अपना एचटीएमएल लिखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये मेरा कंपोनेंट हो गया, ये पूरा का पूरा कंपोनेंट हो गया, ठीक है। अब इसमें कंपोनेंट को अगर आपको सिर्फ गिनना है तो इंपोर्ट को हटा दीजिए, इस फंक्शन से लेकर के ये जो फंक्शन हमारा जहाँ पर एंड हो रहा है उतना पार्ट हमारा कंपोनेंट होता है। और इसमें हमको पता क्या चलता है कि ये फंक्शन दे क्या रहा है, तो ये फंक्शन बेसिकली हम लोग को एक एचटीएमएल रिटर्न कर रहा है। अगर मैं कहीं पे ऐप वाले फंक्शन को कॉल करूंगा तो बेसिकली मुझे ये एचटीएमएल ही इतना मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, इसको हटाते हैं। ये जो मेरा रूट डॉट अपेंड चाइल्ड है, उसके अंदर मेरा पूरा ऐप की जगह पर ऐप का जितने भी चिल्ड्रन है या जितने भी रिटर्न एलिमेंट है, रिटर्न के अंदर जो भी चीजें थी वो मुझे यहाँ पर मिल गया। बेसिकली यहाँ पर मेरे पास कुछ एचटीएमएल कोड आ गया एट द एंड, ठीक है। तो यहाँ पे ये काम होता है, रूट डॉट रेंडर का ये काम होता है, बेसिकली ये हमारे एचटीएमएल को शो करता है। और यहाँ पे वेब आइटल्स को इस्तेमाल कर लिया गया है कि हम लोग को पता चलता रहे कि हमारे वेबसाइट में क्या चल रहा है क्या नहीं। उसके बाद अगला देखते हैं इंडॉक डॉट सीएसएस, आप लोगों को पता ही है सीएसएस लिखने के लिए है।
ऐप टेस्ट डॉट जेएस, ठीक है। तो हम यहाँ पर हर एक फाइल में मतलब कि हम लोग हर एक कंपोनेंट को या हर एक छोटे छोटे पार्ट को, जैसे कि लॉगिन फॉर्म एक कंपोनेंट हो गया, साइन अप एक कंपोनेंट हो गया, फॉरगेट एक कंपोनेंट हो गया, या होम एक कंपोनेंट हो गया, अबाउट एक कंपोनेंट हो गया। तो इन कंपोनेंट को हम लोग अलग अलग फाइल्स में क्रिएट करते हैं, ताकि हम लोग को अगर इसे बाद में फिर से कहीं यूज करना पड़ जाए तो हम लोग आराम से यूज कर सकें, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग को चेक करना है कि हमारा जो कंपोनेंट है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर हम लोग ऐप डॉट टेस्ट डॉट जेएस फाइल, जैसे कि मेरा ऐप भी फाइल का नाम ऐप है तो मैंने ऐप डॉट टेस्ट रखा है। अगर मेरे फाइल का नाम होम हो तो मैं होम डॉट टेस्ट डॉट जेएस रखूंगा, ठीक है। तो बेसिकली ये मेरे फाइल्स को या कंपोनेंट को चेक करता है कि आपका कंपोनेंट जो है वो सही काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। उसका ये देखिए यहाँ पर एक कंपोनेंट बना के दे दिया गया है पहले से ही, जो कि क्या काम करता है। यहाँ पर एक इसमें फंक्शन बनाया हुआ है और इसने एक एचटीएमएल बना के रिटर्न कर दिया है, ठीक है। मतलब कि ये जो ऐप वाला फंक्शन है ये कुछ मुझे एचटीएमएल रिटर्न कर देगा। कौन सा एचटीएमएल? ये वाला एचटीएमएल, ठीक है। उसके बाद लास्ट फाइल क्या है, अपना ऐप डॉट जेएस। तो ऐप डॉट जेएस में हम लोग को बस कुछ सीरीज दिख रहा है। तो इतना था हमारे पास फाइल स्ट्रक्चर रिएक्ट का, काफी इजी था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इंडेक्स डॉट जेएस का कैसे ज्यादा यूज होता है, या हम लोग के इंडेक्स डॉट जेएस में ज्यादा चीजें क्यों नहीं लिखनी चाहिए। बेसिकली हम लोग नेक्स्ट वीडियो से कोड करना स्टार्ट कर देंगे। और मैं कुछ सीधा अभी ही बता देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो तक भी नहीं देता हूँ। जैसे कि मैं एक चीज आपको बताता हूँ, इंडेक्स डॉट जेएस को हमेशा हम लोग को साफ सुथरा रखना चाहिए, इसलिए हम लोग इंडेक्स डॉट जेएस में ऐप को लिख देते हैं। मतलब कि अब ऐप वाली फाइल के अंदर कुछ भी मैं लिखूंगा वो ऑटोमेटिक इंडेक्स डॉट जेएस में चली जाएगी। तो ठीक है, हम लोग ऐप डॉट जेएस को गंदा करते हैं। ये हमारी इंडेक्स डॉट जेएस फाइल जो है वो काफी मेन फाइल है, इसलिए हम लोग इसके अंदर कुछ भी उल्टा सीधा चीजें नहीं करेंगे या लिखेंगे। अगर कोड सही भी है तो भी हम लोग इसके अंदर नहीं लिखेंगे। इसको छोटा और मेंटेन ही रखते हैं, ठीक है। स्टोर स्टोर की बाद में बात देखेंगे, स्टोर क्योंकि हमको यहाँ पे लिखना होता है। चलिए वो सब छोड़ते हैं, अब देखते हैं ऐप डॉट जेएस। अब आप लोगों को पता है कि ये जो फाइल है मेरी, ये मेरा इंडेक्स डॉट जेएस में जा रहा है। मतलब कि इसके अंदर मैं कुछ भी कोड लिख दूं वो ऑटोमेटिक मेरे इंडेक्स डॉट जेएस में चला जाएगा। और इंडेक्स डॉट जेएस में अगर चला गया और मेरे रेंडर के बीच में आ गया, तो मतलब कि क्या हुआ, वो चीज मुझे यहाँ पर मेरे ब्राउजर पे दिखना चालू हो जाएगी, ठीक है। बस इतना सा था। अब ऐप डॉट जेएस में हम लोग देख लेंगे कैसे इसको वापस से बना सकते हैं। वैसे तो मैं काम करता हूँ, एक कंपोनेंट बना देता हूँ। कंपोनेंट बनाने के लिए हम लोग को लिखना होता है रफी। बेसिकली मैंने एक शॉर्टकट का इस्तेमाल किया है, मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो ये देखिए, अब मैं जो भी चेंजेस कर रहा हूँ ऑटोमेटिक मुझे मेरे ब्राउजर पर दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि एट द एंड ये जो ऐप वाली फाइल है यही मेरे इंडेक्स डॉट जेएस में जा रही है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी और समझ आया होगा कि रिएक्ट में कैसे फाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं, कौन सी फाइल का क्या काम होता है, और कैसे सब मेंटेन रहते हैं। ओके, तो थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।